बेटा अब लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बुक का जो सिविक्स है उसका लास्ट चैप्टर है ये, अ शर्ट इन द मार्केट। और यहीं से हमने जो पिछले चैप्टर है उसकी एंडिंग करी थी कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे चीजें चलती है। यहाँ मेजरली इक्वालिटी के ऊपर बात करेंगे, मार्केट के ऊपर। तो ये टॉपिक तो यही है कि अ शर्ट इन द मार्केट, लेकिन इस चैप्टर में है क्या उसके ऊपर बात करते हैं। ये चैप्टर किस बारे में है? ये चैप्टर हमें एक शर्ट की कहानी बताएगा कि स्टोरी स्टार्ट होगी प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कॉटन कैसे बनाया जाता है, और एंड होगी कैसे इसे एक सुपरमार्केट में बेचा जाता है। अगर हम बात करें चेन ऑफ मार्केट, तो हमें हमें पता है कि मार्केट की एक चेन होती है, ठीक है। सबसे पहले वो कॉटन के फार्मर उसको कॉटन बनाएगा, फिर ट्रेडर उसको कॉटन को बेच के किसी को वीवर को दे देंगे, वीवर फिर उसको बुनेगा बनाएगा, फिर एक फैक्ट्री के ओनर के पास जाएगी, फिर एक शॉपकीपर जाएगी, फिर हम जो है खरीदेंगे। यानी कि बाइंग एंड सेलिंग होती है हर स्टेप पे चेन के अंदर। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रेज्ड होंगे, वो यही कि चैप्टर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या लोग सब जो चेन के अंदर थे उसमें सबको बराबर से फायदा होता है, या फिर दूसरा सवाल, डू सम पीपल अर्न वाइल मोर अदर, मतलब कुछ लोग ज्यादा कमा रहे हैं क्या कुछ लोग कम कमा रहे हैं, ये दूसरा सवाल होगा। तो ये चैप्टर हमें समझने में मदद करेगा कि फायदे हर इंसान के लिए बराबर हैं या नहीं है उस चीज के बारे में। और हम लोग समझेंगे कि कैसे गुड्स प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच पाता है, जो इंसान बना रहा है वो, और जो इंसान उसका इस्तेमाल कर रहा है वहां तक कैसे पहुंचता है। कुछ लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, और मार्केट हर इंसान के लिए अलग अलग लेवल पर अलग अलग होती है, तो इसीलिए कुछ लोग कम पैसा कमाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। ये सब हम चीजें समझेंगे। तो एक कॉटन का फार्मर इन कुरनूल, स्वप्ना है, एक छोटी सी कॉटन की फार्मर है, मतलब वो नहीं है छोटी लेकिन वो छोटी कॉटन फार्मर है, ठीक है। और वो कुरनूल आंध्र प्रदेश में रहती है, और वो कॉटन उगाती है अपने छोटे जमीन पे। कॉटन की हार्वेस्टिंग करती है इनसाइड, जो बॉल्स आप देखते हो ना काइंड ऑफ उस तरीके से, है ना, वो जैसे गोल गोल सा होता है। ये जो बॉल्स होती हैं ये वो वाली बॉल्स नहीं है, वो बर्स्ट डू नॉट बर्स्ट एट सेम टाइम। बिकॉज ऑफ दिस कॉटन जो है ना उसको हार्वेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। स्वप्ना जो है बड़ी मेहनत करती है उन कॉटन को कलेक्ट करने में, और उसकी खेती करने के लिए भाई कॉटन की टाइम और पैसा ज्यादा लगता है। कॉटन फार्मिंग के लिए सीड अच्छा चाहिए, फर्टिलाइजर उर्वरक अच्छा चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए। तो यानी कि जो पैसा लगा रही है ना वो इनपुट, जो भी वो प्रोडक्शन करने के लिए पैसा लगा रही है वो महंगा है। जो छोटे छोटे फार्मर है स्वप्ना की तरह, वो तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते इन कॉस्ट को खुद से, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें उधार लेना पड़ता होगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें बोरोविंग मनी फ्रॉम द ट्रेडर, तो फिर वो क्या करते हैं, ट्रेडर से पैसा बोरो करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो जब सीजन शुरू होता है तो स्वप्ना ने 2,500 रुपए, लोकल ट्रेडर एक व्यापारी था उससे 2,500 रुपए उधार में लिए, और उस पर ब्याज भी बहुत ज्यादा उसको देना पड़ता था। उसको फोर्स भी करा गया कि भैया सिर्फ मुझे ही बेचियो, मैं इसलिए तुझे उधार दे रहा हूँ। ये दिखाता है कि छोटा फार्मर कहीं ना कहीं इन व्यापारियों पर डिपेंड रहता है। फिर वो जनरली क्या जायज बात है, वो जब जो भी प्रोडक्शन होगी उसको ही बेचेगी। तो वो कुरनूल को कॉटन मार्केट में बेचने के बजाय वो उस लोकल ट्रेडर को ही बेचेगी। और जो ट्रेडर है वो एक कॉटन को नापेगा कि कितना इसका वजन है, और उसने कहा 1 क्विंटल का मैं 1,500 रुपए लूंगा, 4 क्विंटल बनाया होगा तो टोटल उसने कहा ले जी 6,000 रुपए लो और घर जाओ अपने, ठीक है ना। फिर उसने 6,000 रुपए उसको दिए पूरे, और उसमें से अपना लोन और ब्याज काट लिया, ठीक है ना। 3,000 रुपए का 2,500 रुपए लिए थे शायद, तो 500 रुपए का ब्याज व्याज काट लिया, और फाइनली उसको 3,000 रुपए मिले। स्वप्ना ने आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं करा? बोलता है कि स्वप्ना को पता है कि कॉटन जो है ना वो 1,800 पर क्विंटल मार्केट में बेचती तो मिलता, उस हिसाब से 1,200 रुपए एक्स्ट्रा आ सकते थे। लेकिन उसने आर्ग्यू नहीं करा क्योंकि व्यापारी बड़ा ही पावरफुल था, और जायज बात है वो कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड भी थी, लोन देता है भाई, उसके कोई भी कभी कोई बीमारी होती है, मेडिकल एक्सपेंसेस या उसके जो बच्चों की स्कूल की फीस होती है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं फार्मर्स डिपेंड कर रहा है उस पर। तो इसलिए एक ऐसे भी समय जब काम नहीं होता था, तो कोई इनकम नहीं होती थी, तो फिर उधार मांग के ही सरवाइव करने का एकमात्र सिस्टम था। तो उस टाइम पर क्या पता वो ट्रेडर हेल्प करता हो। क्या ये प्राइस फेयर था? नहीं, प्राइस तो फेयर नहीं था। स्वप्ना ने 4 महीने तक काम करा लेकिन बहुत ही पैसा कम कमाया, और उसकी इनकम बेयरली ही उसकी कुछ ही ज्यादा है, या ना के बराबर ज्यादा मान लो जो वेज लेबर होते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये कहानी हो गई एक व्यापारी की, मतलब कैसे उसने कपड़ा बनाया। द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड, इरोड का क्लोथ मार्केट पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड,
क्लोथ मार्केट है इरोड की, मतलब इरोड जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है ना। और ये बाय वीकली क्लोथ मार्केट है, मतलब हफ्ते में 2 बार ये बाजार लगता है। लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, और एक बड़ी वैरायटी का कपड़ा यहाँ बेचा जाता है। तो भैया कौन कौन बेचता है यहाँ पे कपड़ा? कहते हैं जो विलेज के वीवर्स होते हैं, जो अपने अगल बगल में कपड़ा बनाते हैं ना, अगल बगल गांव में, वो सब लोग आते हैं यहाँ पे और इसको बेचने आते हैं। क्लोथ के जो मर्चेंट्स हो गए, वो उनके पास उनके खुद के ऑफिसेस हैं मार्केट के चारों तरफ। ट्रेडर्स जो बहुत सारे साउथ इंडियन टाउन से, शहरों से आते हैं, वो यहाँ पर कपड़ा खरीदने आते हैं। यानी कि कुछ लोग यहाँ सामान बनाते हैं, हफ्ते में 2 बार इसे बेचने आते हैं, और बड़े बड़े व्यापारी लोग यहाँ कपड़ा खरीदने आते हैं और कपड़े को खरीदते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े व्यापारी कपड़ा खरीदने आते हैं यहाँ पे। इरोड मार्केट कनेक्ट्स वीवर्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर, फैक्ट्रीज एंड एक्सपोर्टर। यानी कि इरोड मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर बुनाई करने वाले जो बुनते हैं, मर्चेंट, बड़े बड़े व्यापारी, ट्रेडर, और जो फैक्ट्रीज हैं या एक्सपोर्टर, जो सामान यहाँ पर बना के बेचने भी आ रहे हैं, और जो सामान यहाँ पर खरीद के दुकानों में बेचने के लिए, मतलब एक तरीके से प्रोडक्शन वाला बंदा भी जा रहा है, और होलसेलर या मिडल मैन जो है वो यहाँ खरीदने आ रहा है, ताकि वो बाजारों में जाके शहरों में बेच सके। क्लोथ जो है वो ऑर्डर पे बनाए जाते हैं। मार्केट के जो डेज होते हैं वहां पर वीवर्स जो है ना, वो जो क्लोथ है वो लाता है, ऑर्डर दिया हुआ होता है उसको। मर्चेंट जनरली रिसीव करते हैं ऑर्डर गारमेंट फैक्ट्री और एक्सपोर्टर से। जो मर्चेंट लोग हो गए ना, वो लोग गारमेंट की फैक्ट्री, एक्सपोर्टर, बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं, उनसे ऑर्डर रिसीव करते हैं और फिर धागे वागे खरीदते हैं, और उनके इंस्ट्रक्शन के तहत कपड़े को बना के तैयार करते हैं। किस टाइप का कपड़ा, कितनी क्वांटिटी, कितना कपड़ा बनाना है, क्या डिजाइन रहने वाला है, वो सब चीजें, ठीक है ना। तो ये एक पुटिंग आउट सिस्टम है, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम, मतलब पुटिंग आउट सिस्टम है। क्या पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है? एक अरेंजमेंट है जहां पर मर्चेंट जो है ना, वो कच्चा माल सप्लाई करता है, वीवर जो है उसको घर में बनाता है, और मर्चेंट फिनिश कपड़ा उठा के ले जाता है। तो जनरली मर्चेंट क्या कर रहा है, कच्चा माल, धागा वीवर को लाके दे देता है, और वीवर को कहता है भैया अपने घर पे इसको बनाओ, और फिर मर्चेंट थोड़े टाइम बाद उस फिनिश गुड्स को ले जाता है, और उस बाजार में, जैसे इरोड जैसे बाजार में, वहां ले जाके इन बड़े बड़े फैक्ट्रीज, एक्सपोर्टर को दे देता है कि ये लो साहब माल बन गया है, इस तरीके से। तो वीवर्स इसको एक्सेप्ट क्यों करते हैं कि जी हाँ, हम मर्चेंट के अकॉर्डिंग जो उसने कहा है उसके तहत काम करेंगे? देखो, वीवर्स के लिए सिस्टम बड़ा ही हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद को तो धागे खरीदने नहीं है, और ना ही उन्हें बेचने हैं। उन्हें तो बस कपड़ा बनाना है, वो सिर्फ कपड़ा बनाना जानते हैं, और कितना कपड़ा बनाना है ये जानते हैं। तो वीवर्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी फेस करते हैं क्या? बोलता है हाँ, कंप्लीटली मर्चेंट पे डिपेंड कर रहे हैं ना, तो कच्चा माल भी वो ला के देगा, ऑर्डर भी वो ला के देगा, मार्केट में भी सब सब वो कंट्रोल करेगा। तो मर्चेंट के पास कहीं ना कहीं ज्यादा पावर हो गई, वो डिसाइड करेंगे कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, और वो उनको दिहाड़ी हो सकता है कम भी दें। भाई समझ लो ना, आप घर में बैठे हो, आप वीवर हो, आपको सिर्फ कपड़ा बनाना है, बंदा आपको मार्केट वार्केट से सब चीज ला के देगा, वो कहेगा इसको इतना बना दे, आपको सिर्फ एक तरीके दिहाड़ी दे देगा, एक तरीके से, है ना। वीवर जो है वो जानते ही नहीं है कौन कपड़ा खरीदेगा, और वो ये भी नहीं जानते कि हम इसको कितना रुपया दे रहे हैं दिहाड़ी से, तो बाहर जाके एक्चुअल में माल कितने का बिक रहा है वो कुछ नहीं जानते। तो जो मार्केट वर्क्स है ना, वो मर्चेंट के फेवर में है, वीवर्स के फेवर में नहीं है, क्योंकि वीवर्स तो सिर्फ बना रहे हैं, उनका मर्चेंट एक तरीके से उनको ऑर्डर दे रहा है और बनवा के तैयार करके दे रहा है एक तरीके से, ठीक है ना, समझ पा रहे हो इसको। फिर गारमेंट फैक्ट्रीज में भेज दे। अब मर्चेंट क्या कर रहा है, उन कपड़ों को उठाता है और गारमेंट की फैक्ट्रीज में भेज देता है। ये फैक्ट्री जनरली कपड़ों को स्टिच करती है और बढ़िया बनाती है और हायर प्राइसेस पे बेचती है, ठीक है ना। तो कपड़ा बना के दे दिया एक तरीके से, उस कपड़े को ये जनरली क्या कहते हैं, मार्केट में बेच रहे बना बना के। इन्वेस्टमेंट एंड हार्डवर्क और वीवर्स, देखो वीवर्स जनरली लूम्स खरीदते हैं, एक लूम की कॉस्ट 20,000 रुपए आती है, और वीवर के पास 2 लूम्स होते हैं इन्वेस्ट करने के, यानी कि 40,000 रुपए वो लगाता है। या तो वो ऑफन दे यूज ऑल सेविंग, जितनी भी सेविंग बचा के रखी सब लगा देते हैं, या तो फिर वो उधार ले लें ब्याज पे, ठीक है ना। काम भी बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है, कमाई भी बहुत कम है। जो वीवर्स हैं वो ज्यादातर काम करते हैं, है ना, एक एडल्ट फैमिली मेंबर है जनरली, ठीक है ना, अनदर एडल्ट फैमिली मेंबर, जो 12 घंटे काम करते हैं एक दिन में, और महीने के सिर्फ 3,500 कमा रहे हैं, बहुत कम कमाई है। अगर हम बात देखें कि कितना वो काम कर रहे हैं हार्डवर्क, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही कम पैसा कमाते हैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि ये पुटिंग आउट सिस्टम जो चल रहा है ना, इससे मर्चेंट को फायदा है, लेकिन वीवर्स के साथ बहुत नुकसान है। हाँ, काम उनको घर बैठे सब मिल रहा है, लेकिन पैसा तो कम है ना, और वो कहीं ना कहीं मर्चेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। वीवर्स बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं लेकिन बहुत ही कम पैसा कमाते हैं, और ये इनइक्वालिटी दिखाता है मार्केट सिस्टम के अंदर। यानी कि कुल मिला के यहाँ बात कर दी गई है
कि जो भी हमारा वीवर्स हैं उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उनको पैसा भी इतना नहीं मिल रहा, वो इतना फायदा भी नहीं उठा पा रहे। फिर आता है वीवर्स का कोऑपरेटिव, मतलब व्हाई आर वीवर्स कोऑपरेटिव नीडेड। देखो कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं जनरली, आप समझो कोऑपरेटिव जनरली एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है, कोऑपरेट करके काम करना होता है। एक पुटिंग आउट सिस्टम में हमें पता है मर्चेंट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा लो प्राइस देता है वीवर्स को, और मर्चेंट के पास ज्यादा पावर होती है वीवर्स से। लेकिन जो वीवर्स का कोऑपरेटिव है ना वो मदद करता है मर्चेंट के ऊपर डिपेंड होना और उनकी जो इनकम है वीवर की वो बढ़ाना। कैसे? देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है। कोऑपरेटिव क्या होता है? कहता है कोऑपरेटिव एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जहां पर सब लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है। कॉमन इंटरेस्ट कैसे? जैसे मान लो एक वीवर है, ऐसे ही बहुत सारे वीवर हैं जो बुनाई करते हैं। सब लोग आपस में सोचे कि क्यों ना हम सब लोग आपस में खड़े हो जाएं और मिलके एक दूसरे के लिए संस्था बना दें, वीवर की संस्था। हमारा नाम होगा वीवर्स कोऑपरेटिव। हम लोग मिलके एक दूसरे का भला करने का ध्यान देंगे। हमें पता है मर्चेंट जो है वो क्या करता है, मार्केट में कनेक्ट करता है लोगों से। अब उस मर्चेंट को हटाओ, हम जितने भी वीवर हैं हम सारे आपस में इकट्ठे होते हैं 15-20 लोग, और उस मार्केट में घुसते हैं और कहते हैं कि आज से हम मर्चेंट को नहीं डायरेक्ट आपको ऑर्डर दे रहे हैं, आप हमें बताओ कितने में माल बनाना है। और हम लोग सब अपने घर से छोटी मोटी जमा पूंजी इकट्ठी करके सब मिलके लगाते हैं, और जो भी होगा पैसा ज्यादा लगेगा, एक बढ़िया सिस्टम बन जाएगा और एक दूसरे का भला करेंगे ताकि मर्चेंट जैसा बंदा हमें एक्सप्लॉइट ना कर सके। और सेम इसका बेस्ट एग्जांपल है, ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का सक्सेसफुल एग्जांपल है अमूल। ठीक है ना, जो अमूल डेयरी है ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बेस्ट एग्जांपल है। सारे दूधियाओं ने एक दूसरे को क्या करा, सारा दूध बोला हम सब आपस में इकट्ठे करते हैं और एक बढ़िया कंपनी बनाते हैं, इसको बेचेंगे भी हम पूरे देश तक, हम जहां भी हमारा प्रोडक्ट है उसको हम फैलाएंगे। और आज देखो कितना सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है ना, तो वीवर का कोऑपरेटिव वर्क कैसे काम करता है, इन सब ने आपस में ग्रुप बनाया, और जो कोऑपरेटिव है वो यार्न धागा खरीदता है डायरेक्टली यार्न डीलर से। अब देखो अब डायरेक्टली क्या होता था, जो सारा काम मेरे भाइयों, जो सारा काम इन्हें मर्चेंट करके देता था, अब ये सारा काम एक दूसरे के लिए खुद करेंगे। ठीक है ना, इस यार्न को आपस में बांट लेंगे और मार्केट में कपड़ा बना के बेच देंगे। जो मर्चेंट का खुद का काम था वो इन्होंने कम कर दिया, और वीवर्स उनको फेयर प्राइस मिल गया उनके कपड़ों के लिए। गवर्नमेंट ने देखा ओ बढ़िया चीज है, गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट करा। कभी कभी गवर्नमेंट खुद इनको कपड़ा खरीद के फेयर प्राइसेस पे दे देती है, यानी कि इनको थोड़ा हेल्प करती है। एग्जाम्पल है तमिलनाडु फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना वो वीवर्स के कोऑपरेटिव के लिए ये स्कूल जो है ना फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम, उसके लिए सरकार ने कहा कि अब उसमें इन मर्चेंट्स को तो पैसा, मतलब मर्चेंट नहीं वीवर्स को तो पैसा दिया होगा स्कूल ड्रेस बनाने के लिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं फ्री में एक काम करने की कोशिश करी, फ्री में दिया कि लो, मतलब ये लो जी मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ बना के दो, मैं आपको पैसा दूंगा। ठीक है ना, गवर्नमेंट ने स्टोर करा जो भी कपड़ा इन्होंने वीवर्स ने बनाया, और इससे हुआ क्या, डायरेक्टली कंज्यूमर्स को दे सके, बेच सके। ठीक है ना, वीवर्स जो है डायरेक्टली बेच सके। तो की पॉइंट क्या है एक तरीके से कि कोऑपरेटिव अगर आप बना लोगे तो जो मर्चेंट आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं या एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वो कम कर सकते हो आप, और वीवर इससे बेहतर पैसा कमा पाएंगे। ठीक है ना, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। तो अब आप ये समझ गए हो कि वीवर्स और जो मर्चेंट की स्टोरी है उसमें मर्चेंट बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते थे, इरोड मार्केट का एक एग्जांपल लेके समझा। लेकिन वीवर्स अगर एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, एक दूसरे का भला करेंगे, बढ़िया रहेंगी चीजें। इसके बाद मेरे भाइयों आगे चलते हैं, फ्रॉम इरोड टू दिल्ली। अब देखो क्या होगा, मर्चेंट ने इरोड में, अब देखो मर्चेंट क्या, देखो वीवर्स सामान बनाते थे, वीवर एक तरीके से घर में रहकर सामान बना रहे, मर्चेंट आएगा सबको बोलेगा वो बनाओ बनाओ सामान बनाओ, ऑर्डर ऑर्डर सब ला के देगा, उनको सिर्फ दिहाड़ी दे देगा। फिर मर्चेंट कहाँ जाता था, इरोड। इरोड एक मार्केट थी तमिलनाडु में, वहां पर बड़े बड़े व्यापारी आते थे, वो मर्चेंट को ऑर्डर देते थे और मर्चेंट उनको सामान बना के देता था, और मर्चेंट इरोड से उस कपड़े को गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री उनके जो दिल्ली के पास है वहां भेज देता है। वहां पे फैक्ट्री उन कपड़ों से शर्ट बनाती है, समझ रहे हो, क्योंकि अभी तो कपड़ा बना है ना, अभी तो देखो कहीं ना कहीं वीवर्स ने वो जो धागे हैं, धागों को बुन बुन कर कपड़ा तैयार करा, मर्चेंट ने उसको कपड़ा दे दिया कि ये लो जी ये कपड़ा है। अब कपड़ा दिल्ली में आ जाएगा और शर्ट बनेगा। तो अब क्या होगा, अब शर्ट बनेगी इसकी फैक्ट्री में आगे जाके। तो एक्सपोर्ट हुआ फॉरेन बायर्स को भी, यहीं से कुछ एक्सपोर्ट थे बायर्स, वो यूएसए यूरोप वहां पर ले गए कुछ सामान की, जी हमें कपड़ा चाहिए हम अपने देश में बनाएंगे। फॉरेन जो फॉरेन बायर्स हैं जो खरीदते हैं वो जनरली डिमांड करते हैं प्राइस कम रखो,
और क्वालिटी अच्छी दो और टाइम से हमें डिलीवरी करो। अगर थोड़ा डिले हुआ या डिफेक्ट हुआ तो स्ट्रिक्टली पनिश भी करेंगे वो, यानी कि बायर्स कहीं ना कहीं पावरफुल है, ठीक है ना। तो एक तरीके से जो एक्सपोर्ट करती है फैक्ट्री, बाहर सामान पहुंचा रही है, उन पे भी प्रेशर आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो लोग खरीद रहे हैं हमसे कपड़ा, उन लोग के लिए अगर बढ़िया हम चाहते हैं कि वो हमसे सामान खरीदते रहे, तो उनको थोड़ा कम कॉस्ट दो, ज्यादा मत दो। और इसलिए फिर वो अपनी दिहाड़ी भी कम करवाते हैं। वो चाहते हैं कि अब अंग्रेजों को कम सस्ते दाम में देना है, तो भैया अपने लोगों की दिहाड़ी भी कम करो और लोगों से ज्यादा से ज्यादा हार्ड काम करवाओ। तो ये एक प्रॉब्लम पड़ती है। जैसे वर्कर है, एक इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में टोटल 70 वर्कर हैं, ज्यादातर वर्कर औरतें हैं और सारी टेम्परेरी बेस्ड पे, कभी भी उन्हें काम नहीं होगा तो हटा देंगे। और उनकी दिहाड़ी उनके काम के ऊपर डिपेंड करती है कितनी ज्यादा होगी। वेज पेड टू वर्कर, देखो टेलरिंग को जनरली 3,000 पे दिहाड़ी मिलती है महीने की। चेकिंग करने वाले को कपड़ा की गलत तो नहीं है, उसको 2,000 पे मिलती है। जो थ्रेड कटिंग करता है, होता है ना माल माल पे धागे काटने वाला हिसाब किताब, वो 1,500 रुपये दिहाड़ी है महीने की। और आयरनिंग करोगे तो 1.5 रुपये पर पीस है। तो एक तरीके से टेलर्स को सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है। और वुमेन्स ज्यादातर देखो धागे काटती है, बटन लगाती है, आयरन प्रेस करती है और पैकेजिंग करती है, इसीलिए उनको कम दिहाड़ी मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर भेदभाव हो रहा है। जो फॉरेन बायर्स है वो ज्यादातर प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो फैक्ट्री के ओनर्स है वो भी वर्करों से थोड़ा ज्यादा ही कमा रहे हैं, लेकिन वर्कर बेचारे लंबे समय तक काम करते हैं और दिहाड़ी भी उन्हें ढंग से मिलती नहीं है। मार्केट में जो बेनिफिट है वो सबके साथ बराबर नहीं है। इस तरीके के एग्जाम्पल है। अब देखो क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में शर्ट पहुंच गई फॉर एग्जांपल। अब हुआ क्या था कि दिल्ली में वो कपड़ा बन रहा था, या फिर दिल्ली में कोई एक्सपोर्टर था जो क्या कहते हैं फॉरेन में ले गया। अगर मान लो वो यूएसए में जाए, तो ये जो शर्ट है उनको बड़ी बड़ी दुकानों में यूनाइटेड स्टेट्स में बेच दिया जाता है। जैसे दिल्ली में फॉर एग्जाम्पल बनवा ली, अब बनवा के उसे, जैसे अब समझ देखो पूरा प्रोसेस समझो, आप चाहो अभी तक जो चैप्टर नहीं समझ में आया तो पूरा प्रोसेस समझना, देखो ध्यान से। पूरा पूरा प्रोसेस क्या हुआ, सबसे पीछे कौन है, वीवर। वीवर्स को सारा सामान दिया, वो अपने साथ ब्लूम खरीदते थे, उसके साथ साथ उन्हें वो, हाँ लूम, हैंडलूम करके कुछ खरीदते थे, ठीक है ना, हैंडलूम खरीदते थे। और क्या होता था, जैसे अगर हम बात करें तो वीवर्स हैं, वीवर्स कनेक्ट होते थे मर्चेंट से। मर्चेंट उनको बोलता था कि ये लो धागा, यान देता था और कहता था कपड़ा बना के दो। कपड़ा बना के इरोड मार्केट होती थी, ठीक है ना। इरोड मार्केट में जो बड़े बड़े सप्लायर हैं, गारमेंट्स लोग हैं जो कपड़ा खरीदते हैं, वो यहाँ आते थे, इनको ऑर्डर दे रखा होता था मर्चेंट को, उसको ले जाते थे फॉर एग्जांपल दिल्ली में। अब दिल्ली में हमारे पास कपड़ा आ चुका है, क्लॉथ आ चुका है एक तरीके से, उससे हम क्या बनवाएंगे, फॉर एग्जांपल शर्ट बनवाएंगे। और ये शर्ट का जो ऑर्डर है वो किसने दिया, फॉर एग्जांपल यूएसए की एक कंपनी है, वो अपने देश में एक्सपोर्ट कराना चाहती है माल, वो आपको ऑर्डर देगी। अब दिल्ली में भाई जो बंदा शर्ट को स्टिच करेगा, बनाएगा जो एक तरीके से, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वर्कर है, तो उसके साथ बहुत भेदभाव होगा, बड़े लंबे समय काम करेगा, दिहाड़ी भी कम मिलेगी। और जो मालिक है वहां का खुद का, वो थोड़ा बहुत कमा पाएगा एक तरीके से, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उसका होगा जिसने शर्ट एक तरीके से ऑर्डर करी है। ये जो शर्ट है इसको यूनाइटेड स्टेट में बेच दिया गया। एक शर्ट का प्राइस $26 यानी कि 1,800 रुपए। तो अगर हम बात करें बिजनेस पर्सन की कॉस्ट और प्रॉफिट के ऊपर, तो देखो जो बिजनेस पर्सन था उसने गारमेंट एक्सपोर्टर दिल्ली से 300 रुपए की पर शर्ट खरीदी, ठीक है ना। और फॉर एग्जाम्पल उसने उसके बाद उसमें एड्स भी लगवाई, 300 रुपए एड्स के मान लो। फॉर एग्जाम्पल उसने उस शर्ट्स को कहीं स्टोर कराया होगा, डिस्प्ले और छोटे मोटे और खर्चे लगा के उसकी टोटल लागत 900 रुपए की आ गई। और यूनाइटेड स्टेट्स में ले जाके उसने उसको 1,800 रुपए में बेच दी, 900 रुपए का उसका प्रॉफिट हुआ। बहुत सारी शर्ट्स बेचेगा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हाई होगा। ये कौन था, बिजनेस पर्सन जो यूएसए वाला बंदा है। लेकिन अब हम बात करते हैं गारमेंट एक्सपोर्टर जो दिल्ली में बैठ के शर्ट बनवा रहा है और अंग्रेज को बेच रहा है। उसने कितने रुपए की बेची थी, 300 रुपए की बेची थी, है ना। ये बताओ फॉर एग्जाम्पल कि जो शर्ट कपड़ा बन के तैयार हुआ था वो 100 रुपए का तैयार हुआ था, उसने वर्कर की दिहाड़ी 25 रुपए लगाई, उसकी खुद की ऑफिस में बैठ के जो भी खर्चा पैकेजिंग सब 25 रुपए और लगी। यानी कि उस बंदे ने उसको 150 रुपए की बनाई थी और अंग्रेज को 300 रुपए में बेची थी, उसने 150 रुपए का एक शर्ट पे प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो, फैक्ट्री वाले वर्कर ने जो दिल्ली में बैठ के फैक्ट्री में काम किया, शर्ट बनाई, उसको सिर्फ 25 रुपए की दिहाड़ी मिली है उस पे। और माल गारमेंट एक्सपोर्टर ने 150 का प्रॉफिट कमाया और जो फॉरेन है उसने 900 रुपए। और बेटा ये 100 रुपए का तो कपड़ा बन के तैयार हुआ था, ये कपड़ा तो मर्चेंट ने बनाया होगा,
सोचो मर्चेंट, सॉरी मर्चेंट ने ये कपड़ा वीवर ने बनाया होगा, ये तो मर्चेंट ने 100 रुपए में बेचा है, मर्चेंट वाले ने फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए का फायदा भी करा होगा अगर, तो ये बंदे ने तो 10-15 रुपए में एक तरीके से कपड़ा बुना है। सबसे ज्यादा मेहनत तो वीवर की, जिसकी बात भी नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा गेन कौन कर रहा है? जो फॉरेन बिजनेस या बड़ी बड़ी कंपनी, जरूरी नहीं है फॉरेन कंपनी, तो इंडिया में भी जो कंपनी है जो जनरली बेच रही है इन कपड़ों को, ठीक है ना, जिनको मॉडरेटली फायदा हो रहा है, वो गारमेंट एक्सपोर्टर है या मर्चेंट लोग है। सबसे कम जो वीवर्स इरोड के अंदर थे, जैसे स्वप्ना हो गई, या जो फैक्ट्री में शर्ट कपड़ा बना हुआ आ गया था उसको स्टिच कर रहे थे, वो लोग, समझ रहे हो। तो बिजनेस पर्सन ह्यूज प्रॉफिट इसलिए कमाते हैं, पैसा है उनके पास, बड़ी दुकानें, एडवर्टाइजिंग पावर है, तो इससे क्या होता है, लोग बिलीव रखवाते हैं कि ये हाई क्वालिटी की शर्ट है, डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है, मार्केट में सेल वेल सब बढ़ती है। सोचो 300 रुपए जैसी शर्ट को वो एडवर्टीजमेंट करा के कितना बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। तो इक्वालिटी के ऊपर बात करें, किसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली, तो देखो बेनिफिट सबको बराबर नहीं बटे। जो अमीर है वो ऑलरेडी ज्यादा पैसा कमा रहा है, और जो गरीब है वो कम ही पैसा कमा रहा है, इसलिए अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते थे? एक कोऑपरेटिव बेस्ट तरीका था, ठीक है ना, या फेयर दिहाड़ी, या सरकार थोड़ा बहुत इन्वेंट करे, मतलब थोड़ा बहुत इंटरवीन करे एक तरीके से, ठीक है ना, बाय प्रोटेक्टिंग वर्कर एंड स्मॉल प्रोड्यूसर, है ना, इस तरीके से सरकार थोड़ा बहुत फायदा दे सकती है। बेटा ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यहाँ हमारी सिविक्स खत्म हो चुकी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं और इजी सा चैप्टर है, ठीक है।